नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। प्लान विशेष, सियासत शेष। आज हम इसी पर हल्ला बोल करेंगे। 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। 5 दिनों तक चलने वाले इस सत्र का जब ऐलान हुआ है तब से सियासत हो रही है। पहले विपक्ष ने एजेंडा पूछा और अब सरकार ने एजेंडा बता दिया तो विपक्ष कह रहा है कि थोड़ा बताया, ज्यादा छिपाया। विपक्ष की दलील है कि जो एजेंडा सामने आया उसके लिए विशेष सत्र की जरूरत क्या थी। विपक्ष की नाराजगी मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति बिल को लेकर भी है, जिसे राज्यसभा में पेश किया जाना है। आइए आपको दिखाते हैं संसद के विशेष सत्र का एजेंडा क्या क्या है। पहले दिन यानी 18 सितंबर को संसद की 75 साल की यात्रा, अनुभव और सीख पर चर्चा होगी। साथ ही दोनों सदनों में कुल 4 बिल पेश किए जाने हैं। 2 बिल राज्यसभा में, 2 बिल लोकसभा में। सीईसी और इलेक्शन कमीशन नियुक्ति, जो इलेक्शन कमीशन नियुक्ति सेवा शर्त बिल के साथ पोस्ट ऑफिस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। तो एडवोकेट संशोधन जो बिल है और प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल है उसको लोकसभा में पेश किया जाना है। दूसरी जानकारी हम आपको यह भी दिखा रहे हैं कि विशेष सत्र के एजेंडे पर विपक्ष का क्या रुख है। कांग्रेस कह रही है सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी थी और उन्हीं का दबाव काम आया। कांग्रेस ये भी कह रही है कि पर्दे के पीछे कुछ और एजेंडा है। आम आदमी पार्टी कह रही है संसद का विशेष सत्र ध्यान भटकाने की कोशिश है। वहीं उद्धव गुट वाली शिवसेना कह रही है कि सरकार तानाशाही है। दरअसल सीईसी और ईसी की नियुक्ति से जुड़े बिल पर विपक्ष की नाराजगी इस बात को लेकर है कि सिलेक्शन कमेटी में सरकार के 2 नुमाइंदे हो जाएंगे, एक प्रधानमंत्री, दूसरे वो मंत्री जिन्हें पीएम नामांकित करेंगे। हम आज इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। सुधांशु त्रिवेदी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता, सांसद, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहन गुप्ता जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। एक घमंडिया गठबंधन की नीति है भारत की संस्कृति पर हमला करने की। विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी की ओर से लगातार हमले हो रहे हैं। दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन भी 2024 के लिए लगातार रणनीतियां तैयार कर रही है। दोनों ओर से अपना दांव है, अपनी सियासत। जिस वक्त मुंबई में विपक्षी गठबंधन की बैठक हो रही थी उस वक्त सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया। विपक्ष ने सरकार के फैसले पर कई सवाल उठाए। पहला सवाल ये कि बिना सारी पार्टियों को जानकारी दिए सत्र क्यों बुलाया, और दूसरा सवाल ये कि सरकार ने विशेष सत्र का एजेंडा क्यों नहीं बताया। सोनिया गांधी ने दोनों सवालों के साथ प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी। अब सरकार ने विशेष सत्र का एजेंडा बता दिया तो कांग्रेस कह रही है कि चिट्ठी के दबाव में कुछ बताया और ज्यादा छिपा दिया। सोनिया जी के पत्र का एक दबाव हुआ, तब जाकर इन्होंने एजेंडा भेजा। एजेंडा जब देखा तो लगा कि भाई इसमें ऐसा क्या है जो विंटर सेशन तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। तो कुछ ऐसा है जो साझा नहीं किया गया और जो छिपाया जा रहा है। जो भी हो, जो सीईसी का बिल है उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। संसद के विशेष सत्र की शुरुआत 18 सितंबर से हो रही है। राज्यसभा की ओर से जारी संसदीय बुलेटिन के मुताबिक 18 सितंबर को यानी सत्र के पहले दिन 75 सालों में संसद की यात्रा पर चर्चा होगी। संसद की उपलब्धियां, अनुभव, यादों और सीख पर भी चर्चा होगी। इंडिया गठबंधन की पार्टियों को लग रहा है कि सरकार ने जो एजेंडा जारी किया है वो पूरा नहीं है। The agenda for the special parliament session has still not been announced, and I say this because in the list of business, if you see, they've written a very sinister line there saying this is not the exhaustive list of business, so they will be up to dirty tricks and they can add some business last minute. राज्यसभा की ओर से जारी संसदीय बुलेटिन में विशेष सत्र के लिए 4 बिल भी सूचीबद्ध किए गए हैं। एडवोकेट संशोधन बिल, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल लोकसभा में रखे जाएंगे। ये दोनों बिल राज्यसभा में पास हो चुके हैं। विशेष सत्र में राज्यसभा में पोस्ट ऑफिस बिल 2023 और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े बिल पेश किए जाएंगे। 5 दिन उनका एक मुखौटा दर दिन गिर जाएगा, असली चेहरा सामने आ जाएगा। ये इलेक्शन कमीशन में कंट्रोल रखना चाहते हैं, ये न्यायालय पर कंट्रोल रखना चाहते हैं। उस तरह की बहुत सी बातें, बिल सामने आ जाएंगे और पार्लियामेंट के माध्यम से देश में डिक्टेटरशिप लेके आएंगे। दुनिया की किसी व्यवस्था में आप जाइए, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बात हो रही थी, कहां रही स्वायत्ता। वैसे ही इलेक्शन कमीशन के कारनामे चिंता का विषय। उसके बाद तो शिकायत के लिए भी नहीं जा पाएंगे उनके पास।
कि भैया उनकी तो नौकरी ही वहां से मिली है, उन्होंने नामित किया है। तो मैं समझता हूं एक लेवल पर सरकार को भी सोचना चाहिए कि इतना ब्रेजनली डिसऑनेस्ट बिल ना लाए। संसद के विशेष सत्र के लिए बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। वहीं सरकार ने 17 सितंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार पारदर्शी नहीं है। What is the agenda for special session is actually surprising. For this is actually these bills are placed in Rajya Sabha last session itself. Then what is the point of the special session? We can discuss all this bill in the winter session. Therefore, this government's parliamentary agenda is totally not transparent at all. संसद के विशेष सत्र का एजेंडा आउट है। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने भी तय कर लिया है कि उन्हें विशेष सत्र में कौन से मुद्दे उठाने हैं। Price rise, unemployment, farmers' plight. But that doesn't seem to be on the government's agenda ever. प्रधानमंत्री कल जश्न क्यों मना रहे थे? प्रधानमंत्री देश की रक्षा के बारे में क्या चिंता करते हैं और इस पूरी घटना पे सरकार क्या कदम उठाने जा रही है, इसको उनको सामने आके बताना चाहिए। वरना अभी पार्लियामेंट का जब स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा, विशेष सत्र, उस दौरान आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं वो निश्चित रूप से इस विषय को संसद के अंदर उठाने का काम करेंगे। संसद के विशेष सत्र पर सियासत अपनी जगह है, लेकिन ये सत्र नई संसद की शुरुआत का भी साक्षी बनेगा। 19 सितंबर यानी गणेश चतुर्थी के दिन से कार्यवाही नए भवन में होगी। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, सांसद भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहन गुप्ता जी जुड़ गए हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। अरविंद सावंत, सांसद शिवसेना यूबीटी के, हमारे साथ जुड़ेंगे। मलुक नागर साहब, सांसद बीएसपी के, हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। सुधांशु जी जुड़ गए हमारे साथ, और इसीलिए सुधांशु जी पहला प्रश्न आप ही से है, क्योंकि आप सांसद भी हैं। आवाज आ रही है ना सुधांशु जी? आवाज आ रही है ना सुधांशु जी? हाँ जी, अब आ गई, आ रही है। हाँ। अब आ गई। सर, शक की निगाह से देख रहे हैं ये लोग आपकी सरकार को। इनका कहना है कुछ अचानक आप लोग गिराने वाले हैं स्पेशल सेशन में, वरना इन 4 चीजों में ऐसी अर्जेंसी, इन 4 बिल्स को जिनके बारे में एजेंडे में कहा गया है, इनमें कोई अर्जेंसी नहीं दिख रही है, ये उनका कहना है। क्या है आप लोगों के मन की बात? देखिए, संसदीय प्रक्रिया में जैसा हम लोगों ने बताया था कि जो भी चीज संसद में आती है वो एजेंडा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय होता है और उसकी बैठक संसद से 3-4 दिन पहले होती है और ठीक 1 दिन पहले ऑल पार्टी मीटिंग होती है। अब इनके लिए स्थिति हो गई कि जैसे ही नोटिफिकेशन आया वैसे ही बता दिया जाए। जिसे कहावत होती ना, आधी रात को खांसी आए तो शाम होते ही मुंह फैलाएं। बता, आधी रात खांसी आनी तो मुंह अभी तो फैला दे रहे भाई, खांसी आने वाली थी। बिल्कुल प्रक्रिया के तहत चल रहा है। अगर कोई इसमें और चीज ऐड होगी वो भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आएगी। उसमें सारे दलों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, नेता प्रतिपक्ष भी होते हैं, और 17 तारीख को 1 दिन पहले शाम के समय ऑल पार्टी मीटिंग भी होगी। मेरी जानकारी के अनुसार शायद शाम को 4-4:30 बजे के आसपास होगी। तो सारे के सारे विषय संसद के सभी दलों के प्रतिनिधियों को सदन से पूर्व भी उचित फोरम, जो संवैधानिक फोरम है, उस पर रखने का मौका मिलता। अब जहां तक शक की बात है, तब शक के लिए क्या कहा जा सकता है? जिसके दिमाग में ही शक का कीड़ा घुसा हुआ हो, और इस समय तो बहुत सारे कीड़े घुसे हुए हैं अंजना जी, खाली शक का कीड़ा थोड़ी है, वो डेंगू भी है, मलेरिया भी है, वायरस भी है, HIV भी है, और जाने क्या क्या डिजीज घुसी हुई है दिमाग में। तो कोई बात नहीं, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। शक आपके दिमाग में है तो आप उस शक के नजरिए से ही सोचेंगे, मगर व्यवस्था यह बताती है कि जो जो चरण आगे बढ़ता है त्यों सारी की सारी प्रक्रियाओं के बारे में स्पष्टता के साथ सभी लोगों को बता दिया जाता है और उसी प्रक्रिया के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ अचानक तो नहीं होगा? देखिए, यह विषय मैंने बताया, लोकसभा अध्यक्ष, संसदीय कार्य मंत्री और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के लोग मिलकर तय करते हैं। इवन मलूक नागर जी हम लोगों से कहीं बहुत सीनियर सांसद हैं, ये मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अटेंड करने वाले 17वीं लोकसभा के सांसद हैं। इन लोगों को पता होगा कि जब कोई एजेंडा तो 1 दिन पहले भी आता है। जैसे कल का एजेंडा शाम को आता है हम लोगों के पास, उसमें कोई परिवर्तन होता है तो परिवर्तन भी होता है, उसमें कौन सी समस्या की बात है? ये तो समय समय पे होता रहता है, और जो होता है व्यवस्था के तहत होता है।
जो होता है व्यवस्था के तहत होता है। ठीक है, अचानक एक निर्णय हुआ। ठीक है, आप ही की बात पर पूछती हूं उनसे। वो कह रहे हैं कि जो होता है व्यवस्था के तहत होता है, लेकिन रोहन गुप्ता जी, अगर सरकार एजेंडा भी बताए तो उस पर भी आप अपनी पीठ थपथपा लीजिए कि हम लोगों ने दबाव बनाया इसलिए एजेंडा बताया। वो कह रहे हैं कि तय प्रक्रिया से हमने सब कुछ किया है, और आपके शक की वजह क्या है कि कुछ सडनली हो सकता है? अंजना जी, पहले तो पूरा देश ये समझना चाहता है कि इनकी खांसी आधी रात को ही क्यों आती है। नोटबंदी की खांसी भी आधी रात को आती है, 3 काले कानून भी रातों रात बदल दिए जाते हैं, आप जीएसटी की बात पर वो भी 12 बजे होता है। तो पहले तो देश को बताया ये कौन सी खांसी है जो सुधांशु जी आधी रात को ही आती है। और आपकी जो हमेशा से आपकी जो आपने कहा कि व्यवस्था के तहत, आपने नोटबंदी को व्यवस्था के तहत किया, 3 काले कानून को व्यवस्था के तहत किया, जब कोरोना चल रहा था तब भी आपने व्यवस्था के तहत किया। तो आपकी व्यवस्था तो पूरा देश देख रहा है कि आप बिना एनेस्थीसिया के देश की जनता के ऊपर ऑपरेशन कर देते हैं। तो आप पे भरोसा नहीं। अंजना जी के दिल से बहुत अच्छा एक सवाल उन्होंने पूछा, क्या कुछ नया तो नहीं आएगा। ये देश के नागरिक का सवाल था। ये सवाल अंजना जी ने एज ए एंकर नहीं पूछा। देश का हर नागरिक परेशान है, रात को वापस उठेंगे, नया कुछ लेके आएंगे, नया कुछ फितूर आएगा, देश को बर्बाद कर देंगे। तो ये तो आपकी चाल चरित्र और चेहरा है। 9 साल का पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार से आपने संसद का अपमान किया। जिस संसद भवन को चूमने का आप नाटक करते हैं, उसी संसद भवन का सबसे ज्यादा अपमान आपके शासन काल में हुआ है। हर चीज आपने संसद के बाहर की है, बड़े बड़े निर्णय आपने संसद से बाहर किए। तो देश की जनता तो आपको पूछेगी। बात रही एजेंडा की, ये स्पेशल सेशन है। आप तो सांसद हैं, आपको तो देश के सामने ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। हम तो बनेंगे, अभी बने नहीं है। पर आपने ये कहा कि इसका जो एजेंडा है वो बाद में तय करेंगे। जब आप स्पेशल सेशन बुलाते हैं, जनरली आप ऑपोजिशन पार्टी लीडर से डिस्कशन करते हैं स्पेशल सेशन के लिए। और एक अपेक्षा थी देश की कि शायद इस सरकार का हृदय परिवर्तन हो गया होगा। महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, मणिपुर पे हमने आपको 10 बार बोला कि आप स्पेशल सेशन बुलाए, आपने जिद कर दी, आपने नहीं बुलाया। तो आपको तय करना है कि देश के बड़े मुद्दे कौन से हैं जिसके ऊपर सेशन बुलाना चाहिए था। नोटबंदी पे सेशन बुलाना चाहिए था, चाइना पे सेशन बुलाना चाहिए था, मणिपुर पे सेशन बुलाना चाहिए था, महंगाई पे सेशन बुलाना चाहिए था, बेरोजगारी पे सेशन बुलाना चाहिए था। तो ऐसे काफी मुद्दे हैं जिसने इस सरकार में आप देखेंगे वो सॉल्यूशन नहीं दिया, उसका परेशानी को सॉल्व नहीं किया, उसके ऊपर पर्दा ढाकने का काम किया। इसीलिए जब आपकी नीयत में खोट है तब आपको बताना पड़ेगा कि पर्दे के पीछे क्या है। और आपने एक लाइन ऐड कर दी है कि ये एजेंडा पूरा नहीं है। जैसे एक इंडिया के सांसद ने अभी कहा, आपने अपना एजेंडा दिखाया, आप बताएंगे। आप संविधान सभा की बात कर रहे हैं, मुझे खुशी है अंजना जी उस बात की। जब संविधान सभा की बात करेंगे, इस सरकार को हरित क्रांति, श्वेत क्रांति की बात करनी पड़ेगी। इस सरकार को बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात करने की, 18 साल में जो मताधिकार किया उसकी बात करनी पड़ेगी। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, पंचायती राज, राइट टू एजुकेशन, सारे मुद्दे पे बात ईमानदारी से करनी पड़ेगी। मुद्दा है ट्रांसपेरेंसी का, पारदर्शिता का। इस सरकार को एंश्योर करना पड़ेगा कि अभी तक का आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आपने कभी भी देश के सामने या विपक्ष के सामने पारदर्शिता से निर्णय नहीं किए हैं। ठीक है, मलुक नागर साहब को दिखाइए। अभी अभी सुधांशु जी ने भी कहा कि हम सबसे ज्यादा अनुभवी सांसद हैं, तो अनुभवी सांसद जी से ही थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कर लिया जाए। सोनिया गांधी का दबाव काम आया एजेंडा बताने में, या फिर तय प्रक्रिया से सब कुछ हुआ? अब ध्यान से बोलिएगा, क्योंकि जो आप बोलिएगा उससे तय होगा कि आपका दिल किसके लिए धड़क रहा है इस वक्त। देखिए, दिल धड़कना अलग बात है, संसद की प्रणाली या कार्रवाई अलग बात है, और रूल और रेगुलेशन अलग बात है। जब संसद चलनी होती है तो 18 या 16 दिन पहले नोटिस आता है और 14 दिन पहले प्रश्नों का ऑनलाइन फीड शुरू हो जाती है। तो संसद का जो पहला दिन होता है वो 14 दिन पहले बेसिकली उसकी कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो इस सत्र में उन चीजों के लिए मना करा गया था, ये स्पेशल सेशन है। तो जब संसद चलती है तो उसका जो बिजनेस का जो मीटिंग होती है उसमें रात को आता है कि कल क्या क्या चीजें आने वाली हैं। तो पहली तो जो संसद की प्रक्रिया है उसमें पूछना क्या क्या आएगा एकदम अलग सी बात है। और जो अभी सुधांशु जी हमारे साथी बैठे हैं, इन्होंने जो बताया है कि ये 2 बिल आने वाले हैं, ये 2 बिल के लिए तो स्पेशल सेशन बुलाया नहीं है। ये भी कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों परोस दिया, क्योंकि सही तो ये है कि जिस दिन सुबह 11 बजे संसद 4 बिल आ रहे हैं। हाँ। जी, इसमें सीईसी ईसी नियुक्ति वाला भी बिल है। जी, जी।
पर इनके लिए स्पेशल सेशन की जरूरत थी नहीं, और जो संसद की जो कार्रवाई क्या होगी उसकी जानकारी रात को मिलती है, जो सुबह 11 बजे शुरू होने वाली है। पर बात तो यह है कि संसद के सेशन भी बुलाए जा रहे हैं, और संसद में जो हमारे कांग्रेस के साथी बैठे हैं, मणिपुर पे सेशन नहीं बुलाया। अरे सेशन तो बुलाया गया था, पर मणिपुर पे चर्चा किसने की? बात तो ये है कि अभी लड़ाई चालू है कि किस लिए बुलाया, कैसे बुलाया, हम अपनी बात रखेंगे डट के, और वहां संसद चलने नहीं देंगे। और संसद में पहली बार हो रहा है, तो क्या दोनों प्रवक्ता बैठे हैं, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के और सरकार की सबसे बड़ी जो पार्टी है बीजेपी के, कि क्या संसद की कार्रवाई चारों दिन प्रॉपर तरीके से दोनों पार्टियां, पक्ष और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी, क्या चलने देंगी? हिस्सा तो जब लोगे। ठीक है, मैं इस पर जवाब लूंगी रोहन जी से, लेकिन उससे पहले सुधांशु जी, बातें कई हुई थी, और जिस दिन शाम में यह खबर चली कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव का बिल सरकार ला सकती है, अगले दिन ही कमेटी भी गठित हुई रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में। वहां पर मामला क्या अभी ठंडा पड़ गया है? दूसरा, महिला आरक्षण बिल को लेकर भी चर्चा हुई, क्या ये सब अभी ठंडे बस्ते में रहेगा 24 तक? देखिए अंजना जी, पहले हम कहेंगे हम तीन में से हम 2 लोग सांसद हैं और रोहन जी सांसद नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई हम लोग हैं, वो भी बनेंगे, तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल उनको शुभकामना देता हूं कि राम की कृपा से आपकी इच्छा पूर्ण हो। परंतु ये कहने में मुझे डर ये लग रहा है कि इनको कोरोना वायरस, डेंगू, मलेरिया या HIV ना हो जाए, तो मैं कहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कामयाबी अता फरमाए खुदा आपको। खैर, दूसरा इन्होंने कहा था कि हम 12 बजे रात की बात क्यों करते हैं, और 12 बजे रात को ये हुआ, 12 बजे रात को ये हुआ। तो मान्यवर, आप तो भूल गए, इस देश की आजादी और इस देश का विभाजन ही 12 बजे रात को हुआ था। वो नेहरू जी की इंपॉर्टेंट स्पीच भूल गए सर, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, फ्रीडम एट मिडनाइट। मिडनाइट कोई 12 ही बजे यह देश अस्तित्व में आया था। इसलिए जब 12 बजे के ऊपर टिप्पणी करें तो यह भी ध्यान में रखें कि 12 की शुरुआत कहां से हुई थी। अब मैं उसके ऊपर आता हूं जो विषय आपने पूछा और मलूक नागर जी ने कहा। देखिए, जब भी कोई संसद का सत्र बुलाया जाता है तो संसदीय व्यवस्था के तहत जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, हम उन सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण करके ही काम कर रहे हैं। कोई सरप्राइज एलिमेंट की बात जो लोग कहते हैं ना अंजना जी, सरप्राइज एलिमेंट तो ये होता है हम प्रक्रिया के तहत कर रहे हैं। सरप्राइज एलिमेंट जानते क्या था? 2004 में जब हम 8 सीटें कम रह गई थी, तो अब कांग्रेस और समर्थक दलों ने बाकायदा बैठक की और सर्वसम्मति से सोनिया गांधी जी को संसदीय दल का नेता चुना गया, और वो प्रधानमंत्री पद का दावा लेकर राष्ट्रपति भवन गई। और सरप्राइज एलिमेंट ये हुआ कि लौट के आते ही अचानक मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बन गए। ऐसे ही 1991 में हुआ कि जो राजनीति से संन्यास ले लिए थे, चुनाव ही नहीं लड़े थे, श्री PV नरसिम्हा राव अचानक प्रधानमंत्री बन गए। ऐसे ही सरप्राइज एलिमेंट हुआ इंदिरा जी की दुखद हत्या के समय कि सवेरे तक तो यह था और शाम होते होते शाम 6:30 बजे घोषणा हो गई कि राजीव गांधी जी। तो इसलिए उनको ऐसा लगता होगा क्योंकि उनके यहां व्यवस्थाओं को किनारे रख के अचानक कुछ अप्रत्याशित ऐसा कर दिया जाता है जो किसी को समझ में नहीं था। हमारे यहां प्रत्याशित हो या अप्रत्याशित हो, जो भी होता है व्यवस्था के तहत होता है और देश के हित में बड़े कदम उठाए जाते हैं। और यहां तो मैं एक और बात कह रहा हूं, देखिए, अगर आप ये कहें कि एक अनाउंसमेंट सरकार को करना है, तो अनाउंसमेंट मैं मान सकता हूं और वो सबको पता भी नहीं होना चाहिए। परंतु यदि संसद में कुछ होना है तो वो संसदीय प्रक्रिया के तहत होगा। यहां भी मैं कह रहा हूं, मेरे ख्याल से मलूक नागर जी इस विषय को मानेंगे, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कोई विषय आने से पहले किसी को मालूम भी नहीं होना चाहिए। और रोहन जी से मैं कहूंगा, हम और मलूक जी सांसद हैं, सांसद तो वो छोड़िए, आम, आपने कहा कि अंजना जी ने आम नागरिक के नाते पूछा, आम नागरिक छोड़िए, सांसद को भी नहीं पता होना चाहिए जो सांसद उस समिति का सदस्य ना हो। यह व्यवस्था कहती है और यही प्रक्रिया कहती है। इसलिए व्यवस्था और प्रक्रिया के अनुसार जो हो रहा है उसी के अनुसार करिए। राजनीति करने के लिए इन 5 दिन के अलावा कुछ नहीं। सुधांशु जी, आपने मेरे प्रश्न का तो जवाब ही नहीं दिया। किस बात का? आपको याद ही नहीं है सर मैंने क्या पूछा? मैंने पूछा था वन नेशन वन इलेक्शन या महिला आरक्षण बिल क्या आप 24 तक ठंडे बस्ते में रहेगा? ये देखिए अंजना जी, अगर कमेटी बना दी गई तो ये ठंडे बस्ते की डेफिनेशन क्या होती है? महिला आरक्षण बिल तो आज से थोड़ी है, ये तो पिछले 17 वर्षों से चल रहा है।
क्योंकि उसमें एक दो तकनीकी बिंदु हैं जिस पर आम दलों की सहमति नहीं बन पा रही है। चूंकि जब पूरे संसद में आरक्षण की व्यवस्था होगी तो वो सबकी सहमति से होगी। जैसे पिछली बार आप याद करिए, पिछली बार जो महिला आरक्षण बिल का प्रस्ताव आया था यूपीए सरकार में, जानते क्या था कि हर बार वो रोटेट करेगा। जैसे एससी एसटी में होता है कि एक बार वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई तो वो 25 वर्ष तक रिजर्व रहती है, इसमें था हर बार चेंज होगा। तो हर बार का मतलब कोई भी सांसद दोबारा चुनाव लड़ ही नहीं सकता। अब दोबारा लड़ नहीं सकता तो उसका तो इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। तो वो तो आपने ऐसी ही एक प्रस्ताव दिया था जो लोकतंत्र की व्यवस्था के लिए ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देगा, महिला हो या पुरुष। जो एक बार लड़ लिया उसे पता अगली बार तो मेरा रोटेशन में आना ही नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, फिर उसमें पिछड़े वर्ग के आरक्षण और ये बहुत सारी बातें थी। तो ये तो एक ऐसी बात है जो बहुमत के आधार पर नहीं तय हो सकती, सर्वसम्मति पर ही तय हो सकती है। ये G20 की तरह है जहां हर कंट्री के पास वीटो है, तो यहां पर हर दल के पास वीटो है। तो जिस दिन सर्वसम्मति हो जाएगी तो सारी बात हो जाएगी। ठीक है, एक अजीब विडंबना है इस देश की, रोहन गुप्ता भी जी, जो भी विपक्ष में रहता है वो देश की संसद को चलने देने में ना विश्वास रखता है, ना किसी अच्छी बहस में वो रुचि लेता है, ना किसी बिल पर कैसे वो एक सकारात्मक रोल प्ले करे उसमें रुचि लेता है। और वही विपक्ष की भूमिका आज आप बखूबी निभा रहे हैं देश की संसद में, क्योंकि हो हल्ला होता है सर, लेकिन बहस ढंग से नहीं हो पाती है। आप मणिपुरी पर ही देखिए, जब पीएम बोलने लगे तो आपके तमाम सांसद उठ उठ कर जाने लगे। अब आप अपनी तरफ से बोलेंगे, सामने वाले की बात नहीं सुनेंगे, ये तो संसदीय परंपरा नहीं है ना। ऐसे में सवाल आपसे ये उठता है कि ये 5 दिन 18 से 22 सितंबर किस तरह की भूमिका में हम अब देखेंगे आपको, सकारात्मक या फिर वेल में पहुंचने वाले? देखिए अंजना जी, पहली बात तो इन्होंने आधी रात की बात की, उसका जवाब दे दूं। आप लोग आधी रात को देश को अटैक देते हैं। जनता को जब मित्रों सुनाई देता है, जनता डर जाती है कि क्या नया लेके आए। अभी आपने नोट बदले तब भी देश डर गया था कि ये कुछ भी कर सकते हैं। देश को आप पे भरोसा नहीं है, देश को इतना भरोसा है ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, इतना भरोसा जरूर है। 3 काले कानून थोप सकते हैं, नोटबंदी थोप सकते हैं, तो आप पे देश का भरोसा नहीं है। हम जब आधी रात की बात करते थे देश को खुशी मिलती थी, ये आप में और हमने फर्क है। आपने अपना एजेंडा में लिखा है संविधान सभा की, आपने बात की है। ये देश के लोकतंत्र की विजय है कि आपको संविधान की बात करनी पड़ रही है, बाकी तो आपने तो हमेशा उसका विरोध किया। कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी तो आपने जलाई होगी, आप तो इतिहासकार है बहुत बड़े, आपको उसको भी डेट याद होना चाहिए कि कब आपने जलाई, कब आपने तिरंगे का विरोध किया, कब आपने राष्ट्रगान का विरोध किया। आपने हर चीज का विरोध किया। जिस आधी रात की आप बात कर रहे सुधांशु जी, वो देश ने जब आधी रात पाई तब भी आपने विरोध किया। आप तो अंग्रेजों के साथ खड़े थे। 1942 में आपने भी अपने देश का विरोध किया। तो आपको कोई अधिकार नहीं है, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम संविधान की आपको बात करनी पड़ रही है। दूसरी बात, अंजना जी आपने कहा नकारात्मक, बिल्कुल नहीं। हमने हमेशा से संसद का मान बना रहे, इसी की तो लड़ाई हम लोग लड़े हैं। क्या जब नोटबंदी आई अंजना जी, तब ये नोटबंदी का डिस्कशन संसद में होना चाहिए? क्या ये मांग करना नकारात्मक पॉलिटिक्स है? मुझे बताइए आप। 3 काले कानून संसद में उसका डिस्कशन हो, इसके लिए हमारे सांसदों को वहां से निकाला गया, उनको सस्पेंड किया गया, पूरी रात वहां पे बैठे। ये क्या संसद का अपमान कैसे हो गया? जब कोरोना की हम बात कर रहे हैं, चीन की बात कर रहे हैं, अभी हालांकि सुधांशु जी ने बहुत खराब भाषा प्रयोग किया, जो उन्होंने पूरी बात कही, मैं नहीं चाहूंगा कि सुधांशु जी मुंह से मुझे एक्सपेक्टेड था, पर हमेशा से संसद का अपमान किसने किया सुधांशु जी, आपके सामने 25 एग्जाम्पल है। अभी आप मणिपुर की आप बात करें, जिस मणिपुर की चर्चा संसद के पटल के अंदर होनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी बाहर खड़े रह के उस पर बात करें। जिस मणिपुर पे हमने किया कि उस पर हमको स्पेशल डिस्कशन चाहिए, उसमें भी आपने संसद का अपमान किया। जिस डिस्कशन की आप बात कर रहे हैं, पूरे प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण किया, हंस हंस के जो मजाक उड़ा रहे थे, उसमें मणिपुर पे सिर्फ 1.5 मिनट के लिए बोला और आप कहते हैं कि हम उसका विरोध करें। बिल्कुल नहीं अंजना जी, हम संसद के अधिकारों की रक्षा के लिए ही पूरी जो कार्यवाही हमारी होती है वो इसी के लिए होती है। और तभी जब सोनिया जी ने पत्र लिखा, उसके बाद इनको अपना एजेंडा देना पड़ा। तो सुधांशु जी जरा अपने गिरेबान में झांकिए, आपका जो लोकतंत्र को कुचलने का पैमाना है और तानाशाही लागू करने की जो आपकी साजिश है, ये पूरा देश आपको स्वीकार नहीं करने देगा। और आप इतिहास का इतना बड़ा नॉलेज रखते हैं, मुझे बताइए कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? बता दीजिए देश को कि संविधान सभा की स्थापना तब हुई थी, आप बताइए। सुधांशु जी, पहले दिन तो इसी पर डिस्कशन होना है, बताइए कब हुई थी संविधान सभा की स्थापना? देखिए, आवाज नहीं आ रही सुधांशु जी। देखिए मैं बता रहा हूं मान्यवर, आपको संविधान सभा नहीं याद है, आपको आवाज नहीं ध्यान है। सितंबर 1946 बताइए ना। और तब जब 2 सितंबर 1946 को, 2 सितंबर 1946 को जब शपथ ली थी नेहरू जी ने अंतरिम सरकार की, आप भूल गए मान्यवर? आप अपना करेक्ट कीजिए, ठीक है, अपने अपने टर्न में
पहले आप अपने 6 टर्न पे दिसंबर बोलिए मान्यवर। अरे भाई अपनी बात पूरी होने दीजिए। 26 नवंबर 1949 को जब पूरा हुआ तो 2 साल 11 महीने और 19 दिन चला था पूरा संविधान की सभा। तो ये आपको विधिवत रूप से पता होना चाहिए दैट स्टार्टेड अकॉर्डिंगली इन दिसंबर 2046, क्योंकि 2 सितंबर 1946 को जब नेहरू जी ने शपथ ले ली अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में ब्रिटिश वाइसरॉय के द्वारा, उस समय भारत का झंडा नहीं था, खैर वो बार बार बोल चुका हूं, फिर भी आपने आधी रात की बात कही, तो उस आधी रात को भारत खुश तो था, मगर एक इतना बड़ा दर्द था जिसे बताया नहीं सकता। लाखों लाशों का ढेर पड़ा हुआ था और 1.5 से 2 करोड़ बेघरबार हुए लोग सीमा पार से इधर से उधर गए थे, जो मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास का सबसे बड़ा एक्सोडस था। इतनी बड़ी कीमत चुका के आजादी मिली थी और जिसका मजाक उड़ाया गया कि बगैर खून की एक बूंद बहाए आजादी मिली, खून का दरिया बहाया गया था, तब वो फ्रीडम एट मिडनाइट मिला था। खैर वो विषय को अलग छोड़ते हैं, अभी वर्तमान वाले विषय के ऊपर आते हैं। जब आप ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हम जिस भी प्रकार की विषय को ला रहे हैं हम व्यवस्था के तहत ला रहे हैं, आपने कहा कि संविधान को समाप्त किया, ये किया, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं दर्शक लोगों को, शायद बहुत से लोग भूल गए होंगे, लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल कितना है? 5 साल। किसी को याद है कि जम्मू कश्मीर का 6 साल क्यों है? क्योंकि संविधान का गला घोटकर लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था 7 साल इमरजेंसी में, और विधानसभाओं का 6 साल कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने वो 6 साल अडॉप्ट कर लिया। जब मोरारजी की सरकार आई 77 में, तब रेस्टोर किया गया कि सारी विधानसभाएं और लोकसभाएं 5-5 साल ही रहेंगी, पर जम्मू कश्मीर ने धारा 370 के कारण वो बदलाव वाला एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए 77 के बाद से लोकसभा 6 साल थी। तो मान्यवर जब आप कहें कानून और संविधान की किसने धाता बताया है, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि संविधान की उद्देशिका प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की आत्मा है, संविधान में कोई भी संशोधन किया जा सकता है, प्रीएम्बल में नहीं। तो 1976 में जब सारा अपोजिशन ही जेल में नहीं था, देश के नागरिकों के सारे नागरिक अधिकार समाप्त थे, तब प्रीएम्बल में सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड जोड़ा गया, यानी आत्मा भी बदल दी गई। तो संविधान की बात सभी को पता है, हमने संविधान को किस सीमा तक अंगीकार किया और किस सीमा तक स्वीकार किया। आप देखिए, हमारी भी तो अब 15 साल सरकार रही केंद्र में, हमने कितनी बार राज्य सरकारें बर्खास्त की है और आपने कितनी बार बर्खास्त की है? दुनिया के सामने डाटा है, परसेंटेज में भी निकाल ले तो दिख जाएगा कि किसने संविधान का कितना सम्मान किया है और कितनी बार विपक्ष को किसने जेल में डाला है, कितनी बार केवल एक आर्टिकल लिखने के लिए किसी को जेल में डाल। मैं मजरू सुल्तानपुरी की बात कर रहा हूं, नेहरू जी की, मैं इंदिरा जी की इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। याद करिए, एक वो पोस्ट एंड टेलीग्राफ बिल आया था राजीव गांधी जी के जमाने में, जिसमें कहा गया था सरकार को यह अधिकार है किसी की भी चिट्ठी खोल के पढ़ ले और आपत्तिजनक लगे तो कार्रवाई भी कर दे। वो तो भला हो ज्ञानी गैर सिंह जी का कि उन्होंने उसको रख लिया और उसको कभी वापस ही नहीं किया। खैर एनीवे, तो हम ये कहना चाहते हैं आज भी हम संवैधानिक व्यवस्था में पूरा सम्मान करते हैं। तो सोनिया जी ने पत्र लिखा, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और खड़गे जी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष दोनों हैं, उनको पत्र क्यों नहीं लिखा? रोहन जी, आपने लूज बॉल संसदीय तो नहीं डाल दिया। तो ऑफिशियल स्टेटस लोकसभा और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष है। सुधांशु जी तारीख सब रट वट के रखते हैं एकदम, पूरा इतिहास को लेकर थोड़ा इनका ज्ञान ठीक ठाक है। 1946 की उन्होंने बात कहां रखी है? गलत, अरे गलत 6 दिसंबर 1946 आपने सितंबर का डेट बोला था, अंजना जी सितंबर बोला बिल्कुल, फिर हाँ दिसंबर 6 दिसंबर 6 दिसंबर 1946। लेकिन वहां से लेकर संविधान के सम्मान पर दोनों ही पार्टियों का वो पूरा इतिहास बताया। सवाल सुन लीजिए, दोनों ही पार्टियों का उन्होंने पूरा इतिहास का खाका रख दिया, मजरू सुल्तानपुरी से लेकर फिल्म आंधी जिसको बैन किया गया था, और भी ऐसे, और इमरजेंसी तो खैर इमरजेंसी ही है। तो फिर दोनों का ही वो बता रहे हैं खाका कि किसने क्या क्या किया है। इस कंपैरिजन में कौन कहां दिखता है? देखिए कौन कहां दिखता है तो देश ने पूरे 9 साल में देख लिया। इन्होंने एक नई शुरुआत की, जो चुनी हुई सरकार को ही उड़ा देते हैं। महाराष्ट्र में जो हुआ, उनके राज्यपाल ने जो सीजीआई ने पूरे सीजीआई ने महाराष्ट्र में जो हुआ, राज्यपाल ने जी महाराष्ट्र में जो राज्यपाल ने किया, पूरे देश ने कहा और सीजीआई ने भी कहा क्या किया। मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को रातों रात इन्होंने उठा लिया, कर्नाटक में चुनी हुई ये तो एक नई शुरुआत की है। इनके लिए संविधान कुछ है ही नहीं, मैं ही चोर, मैं ही पुलिस और मैं ही जज, जो भी करेंगे हम लोग हमारे तरीके से करेंगे। लोग संविधान की हत्या इन्होंने की है। कितनी सरकारों को उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को रातों रात उठा के आज महाराष्ट्र में क्या हाल कर रहे हैं। डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो,
जो 60,000 करोड़ का जिसके ऊपर भ्रष्टाचार कर रहे हैं उसको अपने वॉशिंग मशीन में सफाई करके फाइनेंस डिपार्टमेंट दे रहे हैं, जिसके ऊपर परिवारवाद का आक्षेप कर रहे हैं उसी को अपनी सरकार में उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तो इनके चाल चरित्र चेहरा क्या है पूरे देश के सामने है। उन्होंने जम्मू कश्मीर की बात की, जब आप पीडीपी के साथ सरकार में थे तब आप देशद्रोही नहीं थे, तब आप पूरे देश प्रेमी थे। तो उनकी जो डबल जो स्टैंडर्ड्स हैं अंजना जी, पूरा देश ये देख रहा है। और आज इसी तरीके से जो एक बिल आ रहा है, जो अभी सीईसी का बिल ये लोग लेके आ रहे हैं, जो सीजीआई, हमेशा भाजपा के प्रवक्ता बोलते हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर दिया, आप मान नहीं करते हैं। आप सीजीआई को उस कमिटी से निकालने का प्रस्ताव करके उसमें प्रधानमंत्री के द्वारा एक कैबिनेट मिनिस्टर को डालना, ये क्या है? ये देश को आप कहां लेके जा रहे हैं? जो सीईसी का पद संविधान के तरीके से सबसे तटस्थ होना चाहिए, आज उसमें भी, उस कमिटी में भी आपको सीजीआई के होने पर विरोध है और आप देश के सामने लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। हमेशा से संविधान का घड़ा घोटने का काम आपने किया। आप बहुत बड़े इतिहासकार हैं, 9 साल के पन्ने उखाड़ के देख लीजिए। 60 साल के इतिहास के सामने आपको 9 साल के पन्ने ज्यादा खराब लगेंगे अगर आपके दिल में ईमानदारी है। मैं मानता हूं दिल से आप ईमानदार आदमी है, मजबूरी है आपकी, कई चीजें आप देश के सामने नहीं रख सकते, पर जब अकेले में बात करेंगे तब आपसे डिस्कशन करेंगे कि क्या आपकी हकीकत है। तो आप मत बताइए देश को। आज सारी संस्थाओं का जो दुरुपयोग हो रहा है, मैं आपको महाराष्ट्र में बता रहा हूं अंजना जी, जो भी लोग इनके साथ चले गए, एनसीपी के जो लीडर इनके साथ चले गए, सारी उनकी जो ईडी सीबीआई की जो रेड है सब खत्म हो गया। और जो लोग इनके खिलाफ है, वही एनसीपी में उनके भाइयों के खिलाफ रेड हो रही है। ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने? पूरा देश आपकी हकीकत जान रहा है, पर देश को डरा के रखा हुआ है आपने। एजेंसियों के दुरुपयोग से संविधान को कुचलने का काम, विपक्ष की आवाज को कुचलने का काम। और सबसे बड़ी चीज अंजना जी, इतने कुचलने के काम के बावजूद भी जब उत्तर प्रदेश के चुनाव के परिणाम आते हैं तो इनके अहंकार की हत्या होती है, क्योंकि देश समझ चुका है कि कितना भी आप कुचल लो, कितना भी दबा लो, आप महंगाई कम नहीं कर पा रहे हो। आज भी महंगाई का दर 7.44% है। आरबीआई की गाइडलाइन है 6% से अगर ऊपर होता है सरकार को एक्शन लेना चाहिए। आज इतने साल के बाद भी अगर 7.44 है और यहां पे बैठ के आप छाती पीट रहे हो, क्या कर रहे हो आप? महंगाई कम नहीं कर पा रहे हो। जो डिलीवरेबल्स हैं, जहां पे जिसका कारण देश की जनता ने आपको वोट दिया है, मलुक जी बहुत देर से हाथ उठा रहे थे, हरियाणा में आप हिंसा फैला रहे हो। ठीक है सुधांशु जी, आपकी इजाजत से मलुक जी एक कमेंट कर लें, उसके बाद आप ही से जवाब देंगे। मलुक नागर साहब, आप हाथ खड़ा कर रहे थे जब मैंने पूछा कि दोनों का इतिहास मिलाएं, संविधान का किसने सम्मान किया, ये प्रश्न पूछा जाए तो कौन कहां पर खड़ा दिखाई देता है कांग्रेस और बीजेपी में? देखिए, जो विषय है, एक तो विषय से थोड़े से हट गए हैं। जो हमारे कांग्रेस के साथी बैठे हैं, जो प्रवक्ता हैं, जो ये 4 बिल तो रूटीन में है। अगर स्पेशल सेशन बुलाया है तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में किसी भी दिन या रात को 12 बजे किसी भी दिन कोई भी विषय आ सकता है, जिसमें एक देश एक चुनाव, एक देश एक कानून, महिला आरक्षण बिल, और जो सबसे मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, पहले भी मैंने कहा, जो 2 साल है नई परिसीमन करने का लोकसभा की सीटों का, जो 543 है अभी, जो 888, अगर इन्होंने बिल ले आए 6 महीने कर दिया जाता, हाँ की संख्या कितनी, ना की कितनी और पास, तो क्या हमारा देश के विपक्षी लोग जो गठबंधन महागठबंधन में अटके हैं, क्या इनकी तैयारी है 888 सीट कहां से करेंगे और कैसे चुनाव लड़ेंगे? एक तो ये सोच का विषय है। और जहां तक संविधान की बात हो रही है, बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिखते समय उस सभा में, सदन में ये चर्चा करते हुए ये बोला था कि संविधान फाइनल जब लिखा जाए, पहले चुनाव हो जाए और चुनाव के बाद जो जीतने वाले तमाम एमपी आए और वो खुल के डिस्कशन सदन में करें और उसके बाद संविधान लिखें। तो जो कांग्रेस के साथी प्रवक्ता साहब बैठे हैं, वहां नहीं मानी गई थी बाबा साहब की और चुनाव से पहले ही संविधान फाइनल करके कर दिया गया, जिसकी वजह से आज व्यवहारिकता में जो चीजें आ रही हैं, उनमें जो रोजाना में जो दिक्कतें आती हैं, उनको लाकर के जो संविधान की जब बातें आती हैं, कुछ थोड़ा बदलाव करने की जरूरत पड़ती है, तो फिर पूरे देश में हल्ला मचता है कि संविधान बदल रहे हैं, संविधान बदल रहे हैं, संविधान बदल रहे हैं। तो इस पे बहुत गंभीरता से सोचने की बात है और इस विषय पर अगर डिस्कशन होगा पार्लियामेंट में तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। लेकिन क्या दोनों पार्टी के लोग 5 दिन जो स्पेशल सेशन बुलाया है, क्या उस डिस्कशन में साथ रहेंगे, या जैसे पिछले 3 सेशन हमारे भेंट चढ़ गए और वहां पे बहस नहीं हुई और देश की जनता की गाढ़ी कमाई के टैक्स के रूप में जो पैसा है वो वेस्ट हो गया? अब कहेंगे, बीजेपी वाले कहेंगे कांग्रेस ने चलने दी,
कांग्रेस वाले कहेंगे जो सत्ता पक्ष है उसने नहीं चलने दी। अरे हम रोज बोले, अगर 10 मिनट पार्लियामेंट चली, हम रोज बोले, हमने देश के लिए, देश की जनता के लिए हम भिड़े, टकरे, जूझे, लड़े और अपनी बातें रखी और मिनिस्टर्स को सफाई देनी पड़ी अपने बिल के जब फाइनल टच दे रहे थे इस पे। तो दोनों लोग जिम्मेदार बैठे हैं। अंजना जी, आपसे प्रार्थना ये पूछें कि तीनों सत्र की तरह रुकावट डालेंगे या इस 5 दिन के सत्र को चलने देंगे क्या दोनों? रोहन जी, आपके साथ शुरू होना चाहिए, क्योंकि नारेबाजी तो विपक्ष की तरफ से होती है हर मुद्दे पर। अविश्वास प्रस्ताव जब आया सर तो सारे बैठ गए। हालांकि जब पीएम बोल रहे थे, विपक्ष जब सत्ताधारी पार्टी के नेता बोल रहे थे तो वॉकआउट कर रहे थे कई नेता, लेकिन तब फिर बहस होने लगी, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो रही थी, क्योंकि आपको एक पॉइंट प्रूव करना था। लेकिन उसके पहले का तो सारा दिन सारा टैक्स पेयर का पैसा सर बर्बाद हुआ, एकदम धुल गया। अंजना जी, आपने शुरुआत में एक बात की थी बीएसपी सांसद के लिए और आपने कहा था कि आप जो बोलेंगे उससे आपका मूल्यांकन होगा और कहीं ना कहीं अपनी जो जिम्मेदारी है, अपनी जो फर्ज है निभा रहे हैं, बचाइए बीजेपी को, पर बचा नहीं पाएंगे। देखिए, मुद्दा यहाँ पे आप जनता के पैसों की जब आप बात कर रहे हैं, क्या मणिपुर पे बात करने पे सरकार को मजबूर करना जनता के पैसे की बर्बादी? हमारा एक राज्य है और जल रहा है, 78 दिन से जल रहा था। उसके बाद हमने प्रधानमंत्री को कहा कि कम से कम उसके बारे में तो कहिए। 78 दिन बाद जो राज्य जल रहा था उसके लिए सिर्फ 1.5 मिनट के लिए प्रधानमंत्री ने बात की। और आज भी जब हम, अंजना जी, बात कर रहे हैं, आज 6 साल से वापस वहां पे हिंसा हो रही है। वहां पे आप ग्राउंड रिपोर्ट लीजिए कि जनता की क्या हाल है। आज तक मणिपुर का इश्यू इन्होंने शायद मीडिया के पटल से गायब कर दिया होगा, पर आज मणिपुर का इश्यू वहीं पे, मणिपुर के भाई बहन मुझे देख रहे होंगे, इन्होंने उसको ढकने का प्रयास किया है, उसको सॉल्व करने का प्रयास नहीं किया। ये 5 दिन चलने दिएगा नहीं। जो सवाल पूछा था सर उसका जवाब नहीं आया। छोटी सी चीज, जो सवाल था उसका जवाब नहीं आया। अगर एजेंडा पूरा है बिल्कुल चलेगा, अगर एजेंडा ठीक से दिया जाएगा, क्योंकि इनकी तो आदत है कुछ रात को, आधी रात को कुछ लेके आएंगे नया। एक मिनट, मैं बीच में आपके बीच में नहीं बोला था, प्लीज लेट मी कंप्लीट। देखिए अंजना जी, आज भी ये सरकार ने पूरा एजेंडा नहीं दिया है। अगर वो एजेंडा पे चलेंगे तो बिल्कुल डिस्कशन होगा। और आपको मालूम है कि दूसरे दिन कहीं से रात को मित्रों करके कुछ लेके आएंगे तो हमको रिएक्ट करना पड़ेगा। तो ये सरकार की नीयत के ऊपर है। अगर ट्रांसपेरेंट से, पारदर्शिता से पूरा एजेंडा देश के सामने रखते तो पूरी तरह से चर्चा होगी। आपको समझना पड़ेगा कि संसद को चलाने का जो श्रेय है या जो जिम्मेदारी है वो सरकार की है। आपके ही मंत्री कहते थे, सुषमा जी कहती थी, तब आप चुप बैठे थे। तो आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, हम आपके साथ खड़े हैं, पर पॉजिटिवली बात कीजिए। आखिरी बात अंजना जी, बाद में मेरी बात में खत्म करूंगा। इन्होंने कहा कि जब आजादी हुई तब खून बहा, तब आपको अगर लगता है कि महात्मा गांधी के फैसले से आपको आपत्ति है तो प्रधानमंत्री जी क्यों वहां पे झुक रहे हैं? आप ये डबल बातें मत कीजिए। जो देश का इतिहास है उसके लिए हम सबको सम्मान होना चाहिए। आप इतिहास का नॉलेज अच्छा रखते हैं, पर उसको ट्विस्ट करके देश के सामने इस प्रकार की बातें मत कीजिए। कहीं ना कहीं ये करके आप देश के जो हमारे जो राष्ट्रपिता है उसके सामने भी कहीं सवाल उठा रहे। ये नहीं करना चाहिए सुधांशु जी। जो हो गया वो हो गया। मैंने कभी वाजपेयी जी के लिए व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। ये मत कीजिए। आपके इतिहास के नॉलेज का सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। ठीक है सुधांशु जी, अब दोनों की बातों का आप जवाब दीजिए। और साथ में एक लाइन जोड़ना चाह रही हूं सर। कहावत चूंकि आप लोग भी बहुत सुना रहे हैं, तो एक कहावत यह भी है कि अपनी छाछ को कोई खट्टा नहीं कहता है। ना रोहन जी कहेंगे ना सुधांशु जी कहेंगे, लेकिन समय और पैसा देश का बर्बाद होता है। नहीं अंजना जी, विशेष सत्र बुलाया आपने, तो ये आप लोग को सुनिश्चित करना है कि काम करें आप लोग जी। देखिए, एक कहावत होती है कि खत का मजमून भाप लेते हैं लिफाफा भर। तो जो खत लिखा है सोनिया गांधी जी ने, उसका मजमून जो लिखा है वो तो समझ में आ रहा है, जो नहीं लिखा है वो भी समझ में आ रहा है। इसलिए उसमें कोई बहुत समस्या की बात नहीं है। जो आपने कहा, हम लोग को समझ में आ रहा है कि अंततः आप लोग संसद सत्र के दौरान क्या करने का भाव रख रहे हैं। अब जहां तक आपने अन्य बात कही, तो मलूक नागर साहब ने एक बहुत सही बात कही थी। आपको पता है दुरुपयोग क्या होता है? इस देश की पहली सरकार बर्खास्त हुई थी चुनी सरकार के द्वारा नहीं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा 1951 में, और कांग्रेस ने अपनी ही सरकार को बर्खास्त किया था। और मैं 2 उदाहरण देश की जनता के सामने रखता हूं, उसके बाद अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कौन संविधान को ध्यान रखे। 1980 में जब इंदिरा जी दोबारा जीत के आई और कांग्रेस की केंद्र में सरकार आ गई, तो विपक्ष की 1 दर्जन सरकारें इस आधार पर बर्खास्त कर दी गई कि चूंकि केंद्र में अब हमारी सरकार आ गई है तो आपको प्रदेश में शासन करने का नैतिक आधार नहीं रह गया। यह था संवैधानिक आधार। और दूसरा, में ढांचा गिरने के बाद 6 दिसंबर 1992 के बाद हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार बर्खास्त की, समझ में आया भाजपा की सारी सरकारें बर्खास्त कर दी।
कि साहब चूंकि आपके प्रांत एक प्रांत में ऐसा हो गया है, सब जगह शांति थी, वो तो अब बस ये दो चीजें पर्याप्त है कि किसने कितनी ईमानदारी से काम किया है और किसने संविधान के विषय के ऊपर किस रूप में चीजों को रखा है। अब जहां तक आपने बात कही कि महात्मा गांधी का अपमान हमने नहीं किया, मान्यवर, आपको मैं स्पष्ट कर दूं, आपकी तो पार्टी का इतिहास आपको बेहतर पता होना चाहिए। देश विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास होने के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी में पारित हुआ, विधिवत कांग्रेस के सारे सदस्यों ने उस पर साइन किए हैं। जब 4 जून 1947 को हुआ, उससे पहले मई में महात्मा गांधी कौन सी पार्टी में थे? और महात्मा गांधी कांग्रेस में कौन सी पार्टी में थे? आज सुनिए, तो मैं आगे वही बोल रहा हूं। महात्मा गांधी उस समय कांग्रेस में किसी पद पर नहीं थे। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी अध्यक्षता में हुआ और महात्मा गांधी कांग्रेस में किसी पद पे नहीं थे, वो पार्टी के बाहर एक मॉरल स्टैंड की तरह। मत कीजिए। अरे मैं वही कर रहा हूं, तो पार्टी के बाहर तो सिग्नेचर वाली, तो इसलिए मैं कह रहा हूं पूरी कांग्रेस कार्य समिति ने पारित किया नेहरू जी की अध्यक्षता में। कहां गांधी जी के चक्कर में दबाव करने के लिए लगे हुए भाई, उसमें फैक्ट ये है। खैर, अब आज के ऊपर आ जाइए, जल्दी से टाइम खत्म हो रहा है। आज भी टाइम खत्म हो रहा है सुधांशु जी, आप बस एक लाइन में। अच्छा, मैं सिर्फ एक लाइन में कह देना चाहता हूं, देखिए इनके सामने स्थिति यह है कि इनको यह समझ में आ गया है कि उत्तरोत्तर चीजें जिस दिशा में बढ़ रही हैं, उस दिशा में इनके लिए अपने गठबंधन की एकता बनाना मुश्किल है। ये सबकी एकता की तो क्या बात करेंगे। मणिपुर पर सिर्फ एक बात कह दूं, आप पटना में मिले, मुंबई में मिले और बेंगलोर में मिले, चलिए आपने अपनी मीटिंग में 1 घंटा भी डिस्कस किया हो मणिपुर पे, तो बताइए कोई विशेष आपने रोहन जी एक लाइन इस पे, रोहन जी एक लाइन इस पे। हम तो तैयार थे 267 पे जब आप, ठीक है रोहन जी एक लाइन इस पर मुझे नहीं मालूम है सुधांशु जी, आपने वहां पे नहीं, मुझे ये नहीं मालूम है कि आपने वहां पे कैमरा लगाया था या हेडफोन लगाया था, कि आपको मालूम है कि वहां पे हमने डिस्कशन नहीं किया। बिल्कुल किया, नंबर 1। और 2 बैठक में तो 200 रुपए का फायदा देश को हो ही गया गैस के सिलेंडर पे, तो जितनी बैठक होगी उतना फायदा होगा। अंजना जी, आप लास्ट 10 दिन का एजेंडा देखिए, भारत और इंडिया हुआ, फिर उनके दबाव ने आपने सिलेंडर का दाम कम, ठीक है वही पूछ रही हूँ, आपने इनके दबाव में सिलेंडर का दाम कम किया, अब एजेंडा बता रहे हैं, जल्दी से सिर्फ 2 लाइन सुधांशु जी। देखिए, इनकी प्रेस रिलीज में 1 लाइन मणिपुर का था, मैंने तो स्पेशल सत्र कहा। एक सत्र तो आपका 2 घंटे का हो सकता था मणिपुर पे। और रही बात इनकी 200 रुपए का ऐसा फायदा हुआ अंजना जी, कि भाजपा शासित राज्यों में तो हो गया, इन्होंने अपने कम नहीं किए थे। यहीं पर हमें अंत करना पड़ेगा। मलुक जी अगले दिन जब आप आएंगे जरूर मौका दूंगी। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। 18 से 22 सितंबर विशेष सत्र है। उम्मीद यही कि पूरा देश जब इस देश की संसद की तरफ देखेगा तो ये सांसद अपना काम करेंगे। देखते रहिए आज।